नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 5 अप्रैल को होगा। हरियाणा कैबिनेट की आज यहां बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के मद्देनजर अचानक से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक से कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और ये विशेष सत्र केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में केंद्र सेवा कानून लागू किए जाने के मद्देनजर बुलाया गया था। और इस सत्र का आयोजन चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून के विरोध में किया गया था और इसमें प्रस्ताव पारित करके चंडीगढ़ पर हक जताते हुए पंजाब को सौंपने और केंद्रीय सेवा कानून को यहां लागू नहीं करने की मांग की गई थी। पंजाब विधानसभा ने चंडीगढ़ को तत्काल राज्य को हस्तांतरित करने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया और इसको लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, 1 अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं, चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से ख़त्म किया, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसले बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में आज तमाम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की और इसमें सोनीपत में कांग्रेस पार्टी के यूथ का जिम्मा संभालने वाले नवीन धनखड़ ने भी बीजेपी ज्वाइन की। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार के फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का हक हरियाणा का है। अब में इस बात को लेके बहुत रोष था कि पंजाब ने जो एक निंदनीय काला प्रस्ताव पारित किया, अपनी विधानसभा में नई सरकार बनते ही एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रति एक गलत जेस्चर के साथ वो शुरू हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमने कल उसकी निंदा की और सरकार और संगठन दृढ़ता के साथ उनकी इस बात के विरोध में खड़ा होगा और हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है और वो तुरंत पंजाब की सरकार ने जारी करना चाहिए। सभी तरह के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, घुमावदार मोड़ों के बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आने के बाद वहां तक पहुंच चुकी है कि पंजाब इस नहर का निर्माण करे और ये 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा का पानी दे। 40 लाख एकड़ फीट का औसत रूप से घाटा है हर साल। हम डार्क जोन में बदलते जा रहे हैं, हमारे किसानों की जरूरत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पार्टी ने इस बात पर दृढ़ता और रोष अभिव्यक्त किया, मुख्यमंत्री जी ने भी आज सत्र बुला लिया है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी 5 तारीख का, तो निश्चित रूप से सरकार और संगठन दोनों इस बात पर दृढ़ता के साथ खड़े होंगे, अपने पानी के हक के लिए लड़ेंगे और किसी दुर्भावना से पारित किए गए किसी भी प्रस्ताव की, किसी भी मंशा को मैं कहूंगा कि मंशा के लेवल पर ही वो समाप्त हो, इसके लिए
डटकर खड़े हुए हैं। वो आना है। 40 लाख एकड़ फुट का 2 करोड़ एकड़ फीट पानी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, उसमें से 40 लाख एकड़ फुट का एनुअल घाटा है जो हम जमीन से ज्यादा निकाल लेते हैं। 1 करोड़ एकड़ फुट पानी हमको नहरों से मिलता है और 1 करोड़ एकड़ फीट जमीन से निकालते हैं। रिचार्ज केवल 60 लाख एकड़ फीट होता है। हम इतने बड़े घाटे में हैं कि हम डार्क जोन में बदलते जा रहे हैं। इसलिए ये पानी हमारी, मैं कहूंगा कि महती और निहायत आवश्यकता है, नहीं तो हमारा इस प्रकार का घाटे का पानी का बढ़ता हुआ बजट हमको डार्क जोन में पूरे को बदल देगा। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके कार्यक्रमों की तैयारी 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस बार 4000 स्थानों पर उसको हम मनाएंगे। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो बाबा साहब का बहुत प्रमुख विचार था, बड़ी दृढ़ता के साथ इन्होंने संविधान सभा के सामने रखा था और बाद में भी रखते हुए उसी विचार को केंद्र में रख के इस बात की जयंती का आयोजन कर रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कार्यक्रम वो गुड़गांव में होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश सिंह नड्डा उपस्थित रहेंगे और उसी दिन हमारे गुड़गांव के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। बाबा साहब की जयंती पर ही जो है उस कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। दिन भर की बैठकों में बहुत सारे मुद्दे, संगठनात्मक सुदृढ़ता, कार्य का विस्तार, सभी वर्गों में अंबाला छावनी में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने जनता की तमाम समस्याओं को सुना और उन पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी व्यक्ति मदद मांगने के लिए आएगा वो उनकी मदद अवश्य करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि नगर पालिका और पंचायती चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं और इसकी तैयारी भी हो चुकी है और बीजेपी का अपना गठबंधन है। और रही बात पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीतने की, तो पंजाब के हालात कुछ और थे, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को वहां पर जीत मिली। आम आदमी पार्टी एक तरीके से बच्चा पार्टी है, क्योंकि वो बिना किसी मुद्दे के जड़ तक में जाए उस मुद्दे पर काम करना शुरू कर देती। देखिए, यहाँ तो जो भी आए उसकी हम सुनेंगे। किसी जिले से आए, किसी क्षेत्र से आए, यहाँ तो सबकी बात सुनेंगे। बहुत जल्दी होंगे, उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जल्दी ही चुनाव। क्या बीजेपी जेजेपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव या बीजेपी अकेले अपने दम पर? ये हमारा गठबंधन है। अभी वैसे औपचारिक बातचीत तो कोई नहीं हुई है और सैद्धांतिक तौर पर तो गठबंधन है हमारा। देखिए, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पंजाब में आप पार्टी जीती है। अगर आपकी नीतियों से ही जीत होनी होती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई? अगर आपकी नीतियों से जीत होनी होती तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हुई? अगर आपकी नीतियों से जीत होनी होती तो गोवा में क्यों नहीं हुई, मणिपुर में क्यों नहीं हुई? पंजाब के हालात कुछ और थे, जिस कारण से आप पार्टी को फीका टूट गया। ये जो आप पार्टी है, ये एक बच्चा पार्टी है। इसको अभी मुद्दों की जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ अकेला मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ हिंदी भाषी क्षेत्र और SYL के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये जिस दिन भी इसका समाधान होगा, ये सारों का मिलाकर होगा, लेकिन वो बाकी। गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार की चर्चा देश भर में है। शायद यही वजह है कि जब जनता को कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो वो अनिल विज के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाती है। यहाँ लोगों को अनिल विज का एक्शन ऑन स्पॉट देखने को मिलता है। विज के जनता दरबार में एक बार फिर से हरियाणा के कोने कोने से फरियादी पहुंचे, जिसमें सेना के एक जवान भी शामिल था और जिसकी शिकायत सुनकर विज ने तुरंत ही अधिकारियों को फोन मिलाकर समस्या के समाधान का आदेश दिया। ये इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है जी, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही। 1.25 महीने हो गए। SP के भी जाए लिए, DSP के भी जाए लिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो वहाँ पर भी विधायक है, मंत्री विधायक तब मिला था मैं, जो बोले हम तो 10वें के सीरी हैं। 10वें के सीरी हमारी कौन चलती, इतनी मेरी चाल है, मैं आज ट्रांसफर कर दूँ इसका। कौन है विधायक? विधायक फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में है और मैंने अपनी फैमिली के नाम से
एक गांव में प्लॉट खरीदा है 298 गज, जिसकी कीमत 36,65,400 रुपये है, जिसका मैंने फुल एग्रीमेंट करवाया हो, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। मुझे ना तो वो प्लॉट दे रहा है और ना ही पैसे वापस कर रहा है। वो बोल रहा है मैंने जो आप पे कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करवा सकते हो। मैंने कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर ये गांव अटाली, तहसील बल्लभगढ़, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, हरियाणा का रहने वाला है। तो आप अनिल विज से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? साहब ने बोला है फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, मेरा सैनिक है, मैं सैनिक की पूरी मदद करूंगा। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की है, बोला इस फौजी की जल्दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफीदों की अनाज मंडी में आयोजित रैली में सफीदों को नर्सिंग कॉलेज की सौगात दी। नर्सिंग कॉलेज के साथ ही वहां पर 50 बेड की सुविधा भी होगी और इसके अलावा 226 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 92 प्रोजेक्टों की घोषणा भी की गई। आपको बता दें कि इसमें जिंद सफीदों मार्ग का चौड़ीकरण के अलावा नई सड़कों के निर्माण के अलावा पुरानी सड़कों की मरम्मत, स्कूलों की भवनों का निर्माण और इसी के साथ में माइनरों का विस्तार करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने जिंद जिले के 3 स्कूलों को अपग्रेड करने की भी घोषणा की है और जिंद सफीदों मार्ग को 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इस पर 19.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों का कार्यकाल अच्छा नहीं गया था और इसमें एक तो कोरोना बीमारी थी और इससे देश और दुनिया को असमंजस में डाल दिया था कि जान बचेगी या फिर नहीं। और जैसे जैसे इलाज की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की और लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा में लगभग सभी लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 80% को दूसरी भी लगवा चुकी है। झज्जर में बादली से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार जमाए जाने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वत्स ने कहा कि पंजाब चंडीगढ़ पर अधिकार जमाने का सपना छोड़ दे, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का था और है और आगे भी रहेगा। किसी भी सूरत में चंडीगढ़ को पंजाब के हिस्से में नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने हरियाणा के राजनेताओं से भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मसले पर हरियाणा का साथ देने की बात कही। उन्होंने बीजेपी शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है और सत्ता पक्ष का हर नेता, कार्यकर्ता और विधायक घुटन महसूस कर रहा है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि इस बात का जीता जागता उदाहरण महेंद्रगढ़ का है, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अधिकारियों के सामने बोलते रहे और किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। सूबे का मुख्यमंत्री है, मैं सम्मान करता हूं, पर चंडीगढ़ हरियाणा का था, है और रहेगा। भगवत मान इस गलतफहमी में ना रहे। जो हरियाणा का हिस्सा है वो किसी सूरत में किसी ताकत से वो हरियाणा से नहीं छीन सकता। चंडीगढ़ हमारा दिल है और हम चंडीगढ़ को किसी सूरत में हम नहीं जाने देंगे, ये हमारा दिल है। एसवाइल की जहाँ बात थी, अब केजरीवाल जी हरियाणा में वोट मांगने के लिए आएंगे तो मैं केजरीवाल से और भगवत मान जी से कहूँगा कि जो हमारे हरियाणा का एसवाइल का पानी का हक है वो हरियाणा का मिलना चाहिए। और इसके लिए जल युद्ध की जो बात थी, हम जल युद्ध भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और हरियाणा का पानी 40% हिस्सा है तो, और पंजाब का 50 के करीबन है। तो ठीक है, जिसका हक है वो रहेगा और इसमें सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। हमारी कांग्रेस की आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 3:30 बजे हरियाणा भवन दिल्ली में हमारी CLP की मीटिंग भी है और इस मुद्दे को हम पूर्ण रूप से उठाएंगे। और हरियाणा हमारा है, हम हरियाणा को किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है महेंद्रगढ़ का, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वीडियो मैंने देखी थी। जिस प्रकार से पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी गिड़गिड़ा रहे हैं और अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, हम भी एक आवाज़ बार बार उठा रहे हैं कि बीजेपी और JJP के जो नेता हैं, चाहे उनके MLAs हैं, चाहे मंत्री हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटें।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में अब सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थलों पर बिना मास्क पहने बैरिकेड घूम सकेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं है। सरकार ने मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपए का जुर्माना खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजीव अरोड़ा की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था, उसे अब हटा दिया गया है। सार्वजनिक कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई दंड या फिर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा में 1 अप्रैल को गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और इसके गेहूं, चना और जौ की खरीद की जा रही है। सरकार ने गेहूं का 2015 और सरसों का 5,050 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। और इस बार गेहूं महंगा होने की सुगबुगाहट के बीच में कुछ लोग किसानों से एमएसपी से अधिक रेट में गेहूं खरीदने के प्रयास में हैं। और इसी बीच में घोला चीका में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि किसानों की फसल का 24 घंटे में भुगतान किया जाएगा। हरियाणा की गठबंधन सरकार ने किसानों के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि घोला चीका में जिन 3 एजेंसियां गेहूं की खरीद कर रही हैं और किसानों की फसल की मंडी में पहुंचने ही खरीद होगी। इसके साथ ही किसानों को ट्रैफिक और अन्य समस्याओं से निजात भी मिलेगी। ये कहने की बात नहीं, जो दिख रहा है धरातल के ऊपर। पिछले साल भी किसी भी आदमी को रात को, किसी किसान को रात को मंडी पे नहीं ठहरना पड़ा। 24 घंटे के अंदर अंदर 72 की तो बात छोड़ो, पैसे का भुगतान हुआ। और जो आवागई थी, जो ट्रैफिक था, तो उसमें कहीं जाम नहीं लगा। जैसे पहले ट्रालियां पे अड़ी रहती थी। सिस्टम भुगतान बहुत अच्छे ढंग से, उठान बहुत अच्छे ढंग से हुआ हर किस्म से। और ख़ास करके जैसे आपने मेरे से पूछा कि चीका के अंदर 3 एजेंसियों ने खरीद करी और इस साल भी तीनों एजेंसियां लगा दी गई हैं डीसी उपायुक्त कैथल के द्वारा। हरियाणा विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राज्य के आर्थिक विकास में वृद्धि के उद्देश्य से निर्यात को और बढ़ाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप लैटिन अमेरिका देशों क्यूबा और चिली ने हरियाणा से बासमती चावल की खरीद के लिए रुचि दिखाई है और इसके लिए क्यूबा का एक प्रतिनिधि मंडल अगले महीने हरियाणा का दौरा करने वाला है। हरियाणा प्रमुख बासमती उत्पादक प्रदेश के हैं और इसी के साथ में आपको बता दें कि हरियाणा उन सूबों में शामिल है जिनके पास में बासमती का जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। विदेश सहयोग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत, प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास और विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी ने भारत में क्यूबा के राजदूत के साथ में मीटिंग की और इसके बाद में आपको बता दें कि बैठक करके हरियाणा के साथ में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग पर चर्चा की। और बैठक के दौरान क्यूबा और चिली ने हरियाणा से बासमती चावल की खरीद के लिए दिलचस्पी दिखाई है और इसके अलावा क्यूबा की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मों और विमानन क्षेत्र में भी सहयोग करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और इसलिए क्यूबा का प्रतिनिधिमंडल अगले महीने हरियाणा का दौरा करेगा। क्यूबा और चिली द्वारा हरियाणा से बासमती चावल की खरीद करने से एक और जहां पर प्रदेश के निर्यात का ग्राफ बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर इन देशों के साथ में हरियाणा के व्यापारिक और द्विपक्षीय संबंधों में भी मजबूती आएगी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार को बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा तुरंत देना चाहिए ताकि किसानों को मदद मिल सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किए गए वादे को पूरा नहीं किया है। सरकार से मांग मनवाने के लिए एसकेएम को एक करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और आंदोलन में एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी किसानों की जीत हो सकती है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव में किसान संगठनों की आपसी फूट का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। पंजाब में एक और बात हुई, वो ये हुई है कि लोगों के मन में एक बात बैठ गई कि किसी तरह से बादल और कांग्रेस ये नहीं जीतने चाहिए। अब ये नहीं जीतने चाहिए तो फिर बाकी विकल्प के तौर पे उनको
केजरीवाल नजर आए, या तो केजरीवाल नजर आता और या फिर किसान यूनियन वाले नजर आते। हमारी आपस में फूट पड़ी रही और हमारा जो सबसे बड़ा कारण हुआ है वो हमारे संगठनों ने ही हमें नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने शुरू से लेके विरोध कर दिया और फिर जिसके घर में फूट होती है उसके घर में तो मेहमान भी नहीं आता। वो बात हुई। हमारा कहना बिल्कुल ही गलत है, चुनाव के बाद कमजोर हो गया। कहना हमारा ये है कि जिन्होंने चुनाव का विरोध किया उन्होंने कमजोर कर दिया। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल आए थे गोवाना में 27 तारीख को, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती तो ये की है कि चुनावी मैदान में किसान नेता। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने चुनाव का विरोध कर दिया। सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अगर पूरा एसकेएम ये फैसला ले लेता कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तो एक तरफी सरकार किसानों की आनी थी, कोई हराने वाला था ही नहीं, एक तरफी किसानों की आनी थी अगर संयुक्त मोर्चा ये फैसला ले ले। लेकिन अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या थी। कई बार होता ये है हमारे वर्ग में जो है वो ये है कि जो अपना बराबर वाला है ना वो आगे ना निकल जाए, चाहे अपना भी नुकसान साथ में हो जाए तो भी झेल लेंगे, लेकिन वो बराबर वाला ना निकल जाए। के ऊपर किसानों के ऊपर जो मुकदमे बने हैं उसमें 4 किसान अभी जेल में हैं और उनकी केस वापसी की दुख है मुझे कि एसकेएम ने भी बात नहीं की, तो उन पे मुकदमा नहीं बनना चाहिए। और हमने जितनी भी बात की वो सारी उनकी तो की जिन्होंने गाड़ियों से कुचला है, अभी उनकी जमानत क्यों होगी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए, अब तो हालात ये पैदा हो गए हमारे अंदर उनके बाहर हैं। ये तो बिल्कुल ही गंभीर मैटर है ना। तो वहाँ पे हमने भी मीटिंग की थी। और हरियाणा में फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों को घर भेज दिया गया था और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से जिले में सैंपलिंग का काम ठप पड़ा है। गांव बड़ोपल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाई गई आरटीपीसीआर लैब पर ताला लटका हुआ है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं और इन कर्मचारियों की दुर्दशा को देखकर कर्मचारी हित में देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने इन कर्मचारियों के साथ में सरकार के खिलाफ में सीएमओ ऑफिस के बाहर रोष प्रदर्शन किया और सरकार और अधिकारियों को चेताया कि अगर जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को दोबारा से विभाग में नहीं लिया गया तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बड़े आंदोलन को करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। हम एनएचएम के अंदर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंदर लगे हुए थे। फतेहाबाद जिले के अंदर हम लगभग 80 कर्मचारी लगे हुए थे। यहाँ पे पूरे हरियाणा में 3000 से 3500 के बीच कर्मचारी लगे हुए हैं। 31 तारीख को हमारा अनुबंध जो है वो समाप्त हो गया। 1 तारीख को जब हम हॉस्पिटल के अंदर आए तो सीएमओ सर और एसएमओ सर की तरफ से हमें एक लेटर मिला जिसमें ये कहा गया था कि आप ना ही तो अटेंडेंस लगा सकते हो और ना ही आप किसी प्रकार का हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो। तो आपकी जो किसी से मिले हैं इस बाबत? हमने सीएमओ सर को ज्ञापन सौंपा है और उसके बाद हम भारतीय मजदूर संघ और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और पहले भी हम दुष्यंत चौटाला जी से मिले थे, हमने मेल भी डाल ली है, सीएमओ अनिल विज जी को भी मेल डाल ली है, सीएम साहब को भी हमने मेल डाल ली है। और हमारे जो कर्मचारी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर धरने पे बैठे हैं और कुछ कर्मचारी हमारे लगातार मिलते भी बताएं। सर हमें 2020 में कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर लगवाया था और अब हमें परसों से जैसे कल जब ड्यूटी पे आए यहाँ पे तो हमें ये बोला कि आपकी ना ही तो अटेंडेंस लगेगी, ना ही आपको यहाँ पे रखा जाएगा, ना ही काम पे लिया जाएगा। उसके बाद हमने सीएमओ ऑफिस में जाके सीएमओ सर को ज्ञापन दिया है कि हमें सर वापस ड्यूटी पे ले, सरकार से मांग की है कि हमें वापस ड्यूटी पे लिया जाए। अगर एनएचएम में करो या फिर हमारा टेंडर जैसे भी है वो आगे करो। कितने कर्मचारी बैठे हैं? 77 कर्मचारी है सर जो अभी बैठे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हैं सर। काम का जो हॉस्पिटल का पूरा ठप्प है? नहीं सर, सारा बंद पड़ा है। जैसे कल तो 3 लोगों की फ़्लाइट भी कैंसिल हुई है सर, क्योंकि फ्लू में जो सैंपलिंग नहीं हुई थी उनकी रिपोर्ट आने की वजह से उनकी सर डिपोर्ट जो बड़ोपल अभी लैब बनाई थी सर कोविड के लिए वो सारी लैब बंद पड़ी हैं, सारे स्टाफ यहाँ पे। सर हम 77 लोग हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कोरोना में लगे थे कोविड के लिए। पहली लहर में हमें ज्वाइनिंग करवाई थी, 2 साल हो गए हमें लगभग लगे हुए। तो हमने अपनी ड्यूटी से निरंतर दी हैं
छोटे छोटे बच्चे कोविड- छोड़ के आए हैं। सर छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, उनको छोड़ के एक एक हफ्ते की ड्यूटी करिए नाइट। सर 12-12 घंटे हम क्रिटिकल पेशेंट, आईसीयू वाले पेशेंट संभाले हैं बिना ग्लव्स के भी कई बार, और अब हमारे साथ ये सब हो रहा है। सर ऐसे बोल रहे हैं, एकदम से ही बोल दिया हमें 31 को कि आप, अब 31 को भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया भी आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना। हम कल आए हैं यहाँ पे तो हमें बोला है आपको भाई कहीं ड्यूटी नहीं करनी है, लेटर आया है, ये बताएंगे ही नहीं। जगह किसी और को रखा है क्या? सर हमारी जगह किसी को, हमारी ओपीडी जो फ्लू ओपीडी है सर बंद ही पड़ी है, वैक्सीनेशन बंद पड़ा है। जहाँ जहाँ हमारा जैसे डीडीसी में थे वहाँ पे और स्टाफ बुला लिया इन्होंने, लेकिन जो कोरोना के थे, जो जैसे कोरोना का है ना, जो सारा ओपीडी है या वैक्सीनेशन है वहाँ पे सारा बंद पड़ा है। और इसी के साथ में हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।